नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के मेरे गेस्ट है अवनीश पीएन शर्मा जी। और उनको मैं लेकर के आई हूँ उनके बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में से निकाल करके। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए और प्लीज़ मेरे साथ भले ही आधे घंटे का हो लेकिन अपनी बात आप बोलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनकी जो नॉलेज है, उनका जो वर्जन होता है पॉलिटिक्स को लेकर, वो सब लोगों के साथ, सब लोगों के पास पहुंचे, मेरे थ्रू भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। जय श्री राम। सर यूपी में बाबा का बुलडोजर तैयार है और मीडिया में आज एक नया वर्ड यूज कर दिया गया है, पीला पंजा, जो बाबा के बुलडोजर से हट करके है। और आज बहराइच में जो कांड हुआ है, जो रामगोपाल वर्मा की हत्या हुई है, उसको मैं हत्या नहीं बोलती, उसको मैं लिंचिंग बोलती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से उसको मारा गया है, जिस तरीके से प्लान करके उसको मारा गया है, वो बहुत ही ज्यादा विभत्स तरीका था। तो उसको हम लिंचिंग क्यों ना बोले। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाबा ने बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मना करके रखा हुआ था कि नहीं, आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। लेकिन साथ में कुछ एक जैमर भी था, जो कि लोगों ने समझा है, कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने नहीं समझा है। अविनाश सर जी, मैं आपसे, अवनीश सर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो रेड कलर का निशान, जो प्लस का साइन वहां पे लग गया है, क्या वो अभी इस लिंचिंग के बाद लगा है या उसके पहले भी लगा हुआ है? क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल नंदिता जी, आपने बड़ा अच्छा किया ये विषय लिया। देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम अखबार जानते हैं, जिसको हम सेक्टर 16 नोएडा के जो टीवी चैनल्स हैं जो सैटेलाइट पे आते हैं, तो ये कहा जाता है कि साहब एक मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा बोल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसा किया है। हिंदी में कहते हैं उसको स्थापित मीडिया ऐसी कह रही है, स्थापित मीडिया ने ये कहा है। मेरा यह मानना है देयर इज नो मेन स्ट्रीम मीडिया। आज जब इंटरनेट के समय में हम सारे लोग एक ही स्ट्रीम पे उपलब्ध हैं, अगर सेक्टर 16 के नेशनल या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया जिस इंटरनेट के स्ट्रीम पे उपलब्ध है, वहीं आप भी अपने कंटेंट को लेके, अपनी सूचनाओं को लेके, अपनी बातों को लेके उपलब्ध हैं। इसलिए देयर इज नो मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑल मीडियाज आर सेम स्ट्रीम मीडिया। पहली चीज ये। अब देखिए ऐसा है कि इस देश में मीडिया का क्या स्तर हो गया है। एडिटोरियल डेस्क पे बैठे हुए लोग, ब्रेकिंग का जमाना है, चल गया बाबा का बुलडोजर, लग गए लाल निशान, अब आएगा मजा, गिर रहे हैं मुसलमानों के मकान। बहुत सारे लोग सांकेतिक भाषा में बात करते थे। एक खास मजहब, एक खास कम्युनिटी। देखिए साहब, ये समय अब वो है जब आपको बिल्कुल साफ साफ आइडेंटिटी की बात करनी पड़ेगी, और इसमें कहीं से कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, जब किसी दुकानदार को अपना नाम बताने के लिए कहा जाता है तो उसको गिल्ट किस बात का है। ऐसे में ही अगर कोई अच्छा काम करता है तो क्या हम ये कहते हैं कि एक वर्ग विशेष के युवक ने स्वर्ण पदक हासिल किया, कहते हैं क्या? नहीं कहते। किसी उपलब्धि की जब बात करते हैं तो हम संज्ञा, उसके नाउन के नाम से उसके नाम को बड़ा बड़ा छापते हैं। दरअसल ये एक सतहीपन मीडिया में रहा है, और ये पॉलिटिकल जो नेतृत्व रहे हैं इस देश के, उनकी वजह से रहा है। आप देखिए बाबा के बुलडोजर, आपने भी शुरुआत यही किया, बाबा का बुलडोजर। साहब बाबा के पास कोई अपना बुलडोजर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई अपना बुलडोजर तो है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वो बुलडोजर से चला करते हैं। सवाल ये है कि ये बुलडोजर की ब्रांडिंग जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ लग गई है, वो क्यों लगी है? वो उनके लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरीन प्रशासन, और उसी के साथ ऐसे कोई भी अवैध अतिक्रमण, उसके खिलाफ जो कार्रवाइयां होती हैं, वहां से उपजा है बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी जैसा, आप ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया, ऑर्डर पास किया बुलडोजर पर, यह चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र होती है। लेकिन क्या हम में से कितने लोग
इस बात पर चर्चा करते हैं या जानते भी हैं कि वो रिट लेके गया कौन था? जमाते इस्लामी सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लेके गई थी बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ। आज 7.5 साल के लगभग का समय हो गया योगी आदित्यनाथ जी जब अपना सेकेंड टर्म यहां पर एंजॉय कर रहे हैं सरकार का। बुलडोजर की कार्रवाई 2017 के बाद से ही चल रही है। सवाल यह आता है कि आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, यह शब्द, यह वाक्य पीछे रख दिया गया और बुलडोजर बाबा का ये आगे आ गया। यहां पर दोनों पक्ष हैं इसके। बाबा का बुलडोजर एक धमक पैदा करता है, एक लॉ एंड ऑर्डर का धमक पैदा करता है, कानून का इकबाल बुलंद है, ये बात कहता है। लेकिन इसी के साथ जो विक्टिम कार्ड और नेगेटिविटी पैदा करने वाले एलिमेंट है, वो बुलडोजर का दूसरा इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष के लोगों को इस बात से बचना चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, ये वही देश है, ये उसी देश का न्यायिक सिस्टम है कि जब गांव देहात मोहल्ले शहर या कहीं भी एक नाली का भी विवाद हो तो उसमें तुरंत सेशन कोर्ट आदमी भाग के जाता था और एक स्टे ऑर्डर लेके चला आता था, बना लो नाली। कानून ने रोक दिया, पुलिस वाला तुरंत जाता था, कहता था नहीं साहब सेशन कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें स्टे लग गया है, ये आप नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं कि अगर बुलडोजर की कार्रवाइयां जो कि अवैध निर्माणों पर हैं लगातार हो रही हैं, एक भी, मेरा चैलेंज है आपके इस कार्यक्रम में, क्या एक भी स्टे ऑर्डर सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कोई लेके आ पाया है? नहीं आ पाया है। कारण क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन जब भी ऐसा कोई डिमोलिशन करता है तो वो अवैध पर ही करता है और भारत की कोई कोर्ट अवैध पर हो रही ऐसी कार्रवाई पर कहीं भी स्टे नहीं देगा। इसी बात का प्रमाण है जब सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की इस कार्रवाई के खिलाफ जमाते इस्लामी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश पारित किया और ये कहा कि किसी भी अवैध प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर की किसी कार्रवाई पर हम कोई रोक नहीं लगाते हैं। मेरे सामने फैसला नहीं है इसलिए मैं कोट अनकोट शब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन शब्दतः न सही एकाध कामा भिंदी अलंत का इसमें अंतर होगा, लेकिन उस ऑर्डर में यही लिखा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं प्रशासन के किसी भी ऐसे डिमोलिशन की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब आ जाते हैं बहराइच। देखिए साहब, ऐसा है कि बहराइच में, और बहराइच में ही क्यों, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसी के बगल हरदोई में इस समय भी बुलडोजर चल रहा है। संडे जरूर है लेकिन चल रहा है बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकबर नगर खाली कराया गया, अवैध था। खुद योगी आदित्यनाथ जी के गृह नगर गोरखपुर में ऐसे तमाम अवैध प्रॉपर्टियां गिराई गई हैं जो कि अवैध थी, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, ये बताइए किसी अवैध इंक्रोचमेंट का डिमोलिशन क्या गुलाब के फूल से होगा या पंखुड़ियों से होगा? अरे भाई, बुलडोजर इज अ मशीन, वो अपना काम करेगी। अब सवाल ये होता है कि क्या बहराइच में जो भी बुलडोजर की कार्रवाइयां और सोकॉल्ड लाल निशान की बात की जा रही है, क्या ये एक हिंदू नवयुवक की दुर्गा पूजा शोभा यात्रा की उस भीड़ से खींचकर अपने घर में ले जाके उसकी नृशंस हत्या करने के बाद हो रही है? इसका विवेचन बड़ा आवश्यक है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा कि ये क्यों हो रहा है। देखिए ऐसा है, महीना था सितंबर, सितंबर के दूसरे हफ्ते में जिस तरीके से पूरे यूपी में ये डिमोलिशन की कार्रवाइयां चल रही हैं, उसी क्रम में जो महाराजगंज, बहराइच, देखिए बहराइच बड़ा छोटा सा शहर है और मैं कई बार हल्के फुल्के अंदाज में कहता हूं, हालांकि प्रधानमंत्री वाला जो स्टाइल है उसमें अगर कहूं तो मित्रों, बहराइच से मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरी बर्थ प्लेस है बहराइच। मैं बहराइच के उसी जिला अस्पताल जो आज मेडिकल कॉलेज हो गया है, जहां पर ये सारी उस दिन का फोकस था, मैं उसी जिला अस्पताल में पैदा हुआ हूं। बहरहाल, मैं केवल इस कारण से मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं बहराइच को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उसके अलावा भी मैं बहराइच को जानता हूं और लोग जानते हैं कि बहराइच एक बड़ा छोटा शहर है। मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहता हूं निंदिता जी कि अगर एक्सेलरेटर पर थोड़ा सा तेजी से पैर रख दिया जाए
तो बहराइच उस तरह के शहरों में से है कि आप शहर से बाहर हो जाएंगे, यानी छोटा शहर, भीड़ भाड़ वाला है, डेंस्ड है। महाराजगंज और महसी चौराहा, जहां पर ये सारा ये जो बीभत्स कांड हुआ है, 8-10 मूर्तियों का वो शोभा यात्रा चल रही थी, और वो पूरा महाराजगंज वाली जो रोड है, इंक्लूडिंग दैट महसी चौक, वो बहुत ही ज्यादा इंक्रोज्ड है, बहुत ही ज्यादा। पीडब्ल्यूडी की रोड है, और पीडब्ल्यूडी का एक मानक है सेंटर ऑफ द रोड से 7 मीटर इधर 7 मीटर इधर वो सड़क की फुटपाथ, इंक्लूडिंग फुटपाथ, वो सड़क का रकबा होता है। वहां की परिधि से अंदर अगर किसी ने इंक्रोच किया है तो वो इंक्रोचमेंट होता है। सितंबर के महीने में वहां पे लगभग 24 से 26 प्रॉपर्टी, जिसमें 9 दुकानें एक लाइन से, 4 बड़े मकान, 4 छोटे मकान और कुछ टिन शेड और इस तरह के टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, इनको पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था कि आपका ये इंक्रोचमेंट है और इस इंक्रोचमेंट को हम गिराएंगे। नोटिस इसी तरह की थी बहराइच में जो अभी दी गई है कि 3 दिन में आप हटा लो अपने खर्चे से, वरना हम जब गिराएंगे। और ये 7.5 साल से पूरे यूपी में चल रहा है। अगर इंक्रोचमेंट का डिमोलिशन होता है तो योगी सरकार उस अवैध अतिक्रमणकारी का अतिक्रमण गिराने के बाद जो कुछ भी खर्चा होता है, बुलडोजर, उसका ऑपरेटर, उसका बाकी स्टाफ, इवन जो रेवेन्यू का स्टाफ वहां लगता है नपैया जुखैया में, उनकी भी वो सारा एक बिल बना के देती है और वसूल करती है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत है। तो उसमें क्या हुआ आपने देखा होगा, 2 केस में इस देश में 2014 के बाद रवायत बदली है। हैवी कंपनसेशन और मुआवजा जब मिलता है तो लोग हाईवे बनाने में, जो सड़कें में मकान वगैरह आते हैं, लोग खुद गिराते हैं अपना मकान, खुशी खुशी गिराते हैं कि लाओ इसको हम गिरा लेंगे तो सेफली गिरा लेंगे, क्योंकि हमें हैवी कंपनसेशन मिला है, मुआवजा मिला है, हम जाके दूसरी जगह बनाएंगे। इसी तरीके से अभी 3 दिन का जो नोटिस उस समय भी दिया गया था, 9 दुकानों में अभी भी मीडिया में, मैं आपके दर्शकों से कहूंगा टाइप कीजिए, आपको तस्वीरें मिल जाएंगी जहां लोग खुद अपने शटर, अपनी दुकानों का, वो जो अवैध दुकानें थी उनका शटर गिराते हुए, खुद निकालते हुए मिल जाएंगे। यानी वो पूरा इंक्रोचमेंट हटाया गया। 4 मकान बड़े, 4 छोटे और झुग्गी झोपड़ी जो थी वो भी हटाई गई, बिल्कुल हटाया गया। हालांकि उस समय भी जो सो कॉल्ड मजहबियों की एक स्टाइल होती है विक्टिम कार्ड खेलने की, वो खेलने का प्रयास किया गया। एक रोती हुई महिला, चारपाई पे मुंह निकला हुआ, छोटे छोटे बच्चे, किनारे मजहबियों की भीड़, जो कि सोशल मीडिया में कह के हाय रे हाय, भारत में तो ये हो रहा है, भारत में ऐसा हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ दिस एंड दैट हो रहा है। हुआ क्या, 22-23 सितंबर तक नंदिता जी ये कार्रवाई चली। उसके बाद आपको पता है कि त्योहार आ गया। त्योहार आता है तो आप ये समझ लीजिए, कहीं भी इंक्रोचमेंट डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो वहां मलबा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, चूंकि वही प्रतिमा विसर्जन का रास्ता भी था। तो त्योहार के मद्देनजर 24-25 अवैध जो अतिक्रमण थे उन पर कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने फॉर द टाइम बीइंग उस अभियान को रोक दिया। यानी 27-28 के उस नोटिस के बाद वो अभियान रुक गया। इन द मीन टाइम ये घटना हो गई। घटना होने के बाद भी प्रशासन, चूंकि उस प्रशासन की प्रायोरिटी दूसरी हो गई कि साहब अभियुक्तों को गिरफ्तार करो, और जब सक्सेसफुली एक मुठभेड़ के बाद मुख्य जो अभियुक्त है, उसका जो एक सह अभियुक्त है, उसके सहित 5, 7, 8 जितनी भी जरूरी गिरफ्तारियां थी, वो जब गिरफ्तारियां हो गई और जब सेटल डाउन होने लगा, तब फिर प्रशासन अपने आगे के मूवमेंट पे आया। आगे के मूवमेंट पे आया तो जो 24 से 26 पुरानी प्रॉपर्टी जिनको सितंबर में नोटिस सर्व कर दी गई थी, उसके आगे, और सबसे बड़ी बात, ये सारा कुछ डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। पीडब्ल्यूडी विभाग एक हाथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, दूसरे हाथ में अवैध प्रॉपर्टियों की लिस्ट लेके फिर निकला। आज वो नोटिस 35 से 38 हो गई है, ये सेकेंड फेज है। अब अगर अवैध प्रॉपर्टियां जो हैं वहां पर, उसकी लिस्ट में उस हमीद चचा जो कि उस हत्यारे का पिता है, अगर उसका मकान आ गया तो यह गलती योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की है, या नंदिता जी की है, या अवनीश की है, या हिंदुस्तान के जनता की है। आप अवैध मकान बनाए हुए हो
तो उसकी जद में आप भी आ रहे हो, एक जायसवाल परिवार भी वहां पर आ रहा है, फिर कैसे आप कह सकते हो? और दूसरी एक चीज मैं विशेष रूप से उस जो अब्दुल हमीद है, जो कि आरोपियों का पिता है, हत्यारों का पिता है, जिसका वो मकान है, वो मकान एक ऐसे पॉइंट पर है जहां की सबसे ज्यादा ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है और मामला वो सड़क जो है बेहद नैरो हो जाती है। और इसका एक मेरे पास जो है वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी है। आप सोचिए वो घटना कैसे हुई। जलूस था, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं नंदिता जी कि इतनी सारी भीड़ थी प्रतिमा विसर्जन में, कैसे उस 20 साल के बेचारे हिंदू नवयुवक को ये घर में हत्यारे खींच ले गए और मार दिया और भीड़ कुछ नहीं कर पाई। उसकी वजह है वो इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट था कि कब सड़क खत्म हो रही है और कब उसका अवैध मकान शुरू हो जा रहा है, इसकी कोई सीमा ही नहीं थी। और यही वजह था कि उतनी भरी भीड़ में भी एक झटके में उस मिश्रा को अंदर खींच लिया इन सबों ने और मार के फिर उसकी लाश बाहर ही आ पाई, जिंदा नहीं वापस लौट आई। तो ये केवल सेकेंड फेज है। और अभी जो भी लाल निशान, और लाल निशान एक प्रक्रिया होती है भाई, वहां पर रेवेन्यू की टीम जाती है, वो बीच में सेंटर मारती है, वहां से फीता लगाती है 7 मीटर का, उसके इंक्रोचमेंट में जो आता है उसको बाकायदे मार्क करती है और लाल निशान ही नहीं एक डिजिटल नंबर भी डालती है, वहां पर लिखती है, ताकि उसी रेफरेंस नंबर से डिमोलिशन वाला जो एक्सपेंस होता है उसका बिल बाकायदे इतना बड़ा कंप्यूटराइज जनरेट करके और उस अवैध निर्माणकर्ता को दिया जाता है कि भैया रेफरेंस नंबर दिस एंड दिस, डेटेड दिस एंड दिस, टोटल एक्सपेंसेस दिस एंड दिस इज द बिल, लाओ भैया पैसे दे दो। तो इस वजह से वो कार्रवाई है। और जो लोग भी विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है, उन जायसवाल परिवार का क्या? इससे पहले जो 24 मकान गिराए हैं, क्या उसमें सारे मुसलमान हैं? और दूसरी चीज मैं कहता हूं 100 में से 101 मुसलमान हो, इसका क्या मतलब है? कि उनकी अवैधता को संरक्षण दिया जाएगा। और बहराइच जैसी जगह पे एक कारण और भी है, जो वहां की डेमोग्राफी है बट नेचुरल है कि वहां अधिसंख्य इस समय लगभग 50% से ऊपर की ऑफिशियल आबादी है। अनऑफिशियल में मैं चला जाऊंगा तो वो डेमोग्राफी मैं नहीं चाहता हूं कि एक सार्वजनिक जगह पर मैं ऐसा कहूं जो कि सरकार की डेटा के खिलाफ हो, क्योंकि वो एक औपचारिक डेटा है। मैं अनौपचारिक रूप से, अगर औपचारिक रूप से सरकार ये मानती है कि बाराबंकी बहराइच जैसे जगह की डेमोग्राफी में 50 से ऊपर परसेंट उनका पहुंच चुका है, तो अनऑफिशियल आप सोच सकते हैं कि ये परसेंटेज कितना होगा। बट नेचुरल, जब तुम्हारी संख्या भारी है तो तुम्हारे अवैध काम भी भारी हैं। अगर वो ढहाए जाएंगे तो लिस्ट में तुम सबसे ज्यादा होगे। और एक चीज और मैं पूछता हूं, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपराध, अवैध काम, अगर 10 की एक लिस्ट बनाइए, 9.5 तुम हो, तो ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, इसके लिए कोई और दोषी कैसे हो सकता है? इसलिए कम से कम मीडिया को इस तरह के फरेब बेचने से बाज आना चाहिए। किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। न्याय का बुलडोजर है, वो कार्रवाई लगातार चलेगी। और मैं आज घोषणा कर रहा हूं, 3 दिन का नोटिस दिया है। आज मेरे ख्याल से 3 दिन का नोटिस, एक कार्य दिवस और मान लिया जाता है तो हो सकता है कल का भी समय दे दिया जाए कल, लेकिन परसों ये कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। और ये दूसरी लिस्ट ही नहीं है, मैंने कहा ये पहला बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है। उस एक सड़क पर एक 24 सितंबर को बंद हो गई थी, ये दूसरा चरण है, तीसरा, चौथा, 5वां चरण भी आएगा, जब तक कि पीडब्ल्यूडी से कि उस सड़क से पूरा इंक्रोचमेंट खत्म नहीं हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। मैं अभी भी दावा करता हूं, चला जाए कोई बहराइच के सेशन कोर्ट, ले आए स्टे। जो लोग इतना प्रपंच कर रहे हैं कि अब्दुल हमीद और हत्यारों के परिवार के साथ बुलडोजर की कार्रवाई बहराइच में करके योगी सरकार अन्याय कर रही है, मेरा उनसे आग्रह तो छोड़ दीजिए, चैलेंज है कि वो बहराइच के सेशन कोर्ट में अब तक क्यों नहीं गए। आज संडे है, मत जाएं, कल सुबह चले जाएं। वकालतनामा लगाने का खर्चा मैं दे दूंगा, मुझे अपना पेटीएम नंबर दें, मैं दे दूंगा। जाएं ना अदालत, हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। और जिस देश में नंदिता जी इकोसिस्टम रात भर आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करा सकता है, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, मैं खुल के चैलेंज करता हूं कि अगर बुलडोजर की कार्रवाइयां तर्कसंगत नहीं है और सही नहीं है
तो क्यों नहीं किसी कोर्ट से स्टे लेके आते, चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। तो एक चीज जान लीजिए, इस देश में अब 2014 के बाद एक जो परिवर्तन हुआ है, और खास तौर से 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है हमारा और आपका उत्तर प्रदेश। और एक हमारे यहाँ देशज में कहावत है ना नंदिता जी, कि भदेली में चावल पतीली का चावल पक गया है कि नहीं, ढक्कन उठाओ एक चावल निकालो ऐसे मसलो और तुम्हें पता चल जाएगा कि पूरी पतीली का चावल पक गया है। 150 करोड़ आबादी वाले इस भारत की तासीर क्या है, अगर इसको पहचानना है तो 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का एक चावल निकालिएगा और एक सैंपल का साइज लीजिएगा, आपको पूरे भारत की तासीर पता चल जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर 3 दशकों के बाद 5 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और उसकी कार्यशैली, वह देखने के बाद अगर जनमत मिला है दोबारा, तो ये बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। अरे कभी महानगरों में, चाहे वो मुंबई महानगर हो चाहे उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं हो, यूपी बिहार अराजकता में, अवैधता में ये नाम आता था, पिछड़ेपन में, गरीबी में ये नाम आता था। आज उत्तर प्रदेश उस लिस्ट से बाहर हो गया है। इसलिए महिला सुरक्षा ले लीजिए आप, लॉ एंड ऑर्डर का मामला ले लीजिए आप, अवैधता ले लीजिए आप, अवैध नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? और मुझे ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें शर्म नहीं आती उस पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, इन्हें शर्म नहीं आती, ये अवैधता का समर्थन करने उतर जाते हैं। अवनीश जी, मैं आपने अखिलेश यादव का नाम लिया। मुल्ला मुलायम का जो बेटा है अखिलेश यादव, इस समय वो भी अखिलेशुद्दीन हो गया है। एक भी चू नहीं निकली उसके मुंह से जब राम गोपाल मिश्रा के साथ में इतना बड़ा विभत्स कांड हो गया था, उसके बाद में भी। और जिस तरीके से बाल्टी बाल्टी आंसू वो रो रहा है और उसके साथ में उसकी पूरी पार्टी रो रही है, मेरा ये कहना है कि ये अखिलेश यादव इस समय लोकसभा में है, लेकिन इसकी जो राजनीति है वो आज भी उत्तर प्रदेश में ही आके सिमट गई, और जिसकी वजह से एक नैरेटिव ये क्रिएट करता चला जा रहा है, और उस नैरेटिव में सब लोग फंसते चले जा रहे हैं, स्पेशली जो मुसलमान हैं वो लोग। देखिए ऐसा है, जहां तक समाजवादी पार्टी के राजनीति की बात है, तो अखिलेश यादव ने ये पैदा नहीं किया है, ये उन्हें विरासत में मिली है। बिल्कुल। और होता है ना कि संस्कार जो आपको मिले हों, फिर आप उस संस्कार देने वाले की भी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उनकी राजनीतिक शैली से कुछ बेहतर उम्मीद कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। और मैं एक चीज आपसे स्पष्ट रूप से मैं बताऊं, देखिए ये मिड पाथ लेने का समय नहीं है। 2014 से भारत में लोग कहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। मैं जरा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कहता हूं 2014 से भारत में एक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, एक संस्कार का परिवर्तन हुआ है, और यही वजह है कि उसको निरंतरता मिल रही है। 2014 से 19, 19 से 24, तो उसका कारण क्या है? जब आप ये और एक चीज और स्पष्ट रूप से विपक्ष ने, इस देश के सो कॉल्ड राजनीतिक विपक्ष ने, इंडिया अलायंस राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये सारा जो कुनबा है, इसने स्पष्ट कर लिया है कि भारत में मुसलमानों की राजनीति और मुसलमान पार्टी कांग्रेस है नेशनल स्तर पर। उसने इस चीज को गंभीरता से मान लिया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के हिस्से हैं अखिलेश यादव, तो स्वतः स्फूर्त वो इसके हिस्से हैं। अब यहां सवाल यह है कि जब कांग्रेस और आज की मौजूदा विपक्ष ने खुद को मुस्लिम लीगी, मुसलमानों की एकमात्र पार्टी मान लिया है, काम करके दिखा रही हैं, ऐसे में इस देश के बहुसंख्यक को अपनी पार्टी के पीछे रहना होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम स्वतः है। दूसरी चीज, आप, मेरी एक आदत है, तमाम नकारात्मकता, अवसाद, समस्याओं के बाद समाधान की बात बेहद आवश्यक है, मैं ऐसा मानता हूं। वरना विमर्शों का कीप ऑन डूइंग इसका कोई बहुत वो नहीं होता। और दर्शक भी जरूर ये पूछते हैं, हाँ साहब ठीक है, समस्या तो जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब सुधी हैं, पूरा समाज सुधी है, तो कहता है साहब इसका हल क्या है? नंदिता जी, जब ये होता है कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है,
2014 से इस देश का जो सभ्य नागरिक है, जो भारत का विकास चाहता है, जो भारत में शांति चाहता है, जो भारत की समृद्धि चाहता है, वो क्या कर रहा है? उसने नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार सत्ता में बैठाया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ के उसने योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट की है। उसने तमाम राज्यों में डबल इंजन की सरकारें दी हैं, यानी कि भारत का नागरिक, भारत का मतदाता, जो कि भारत का विकास और भारत का हित चिंतक है, वह भी लगातार एक्टिव है, अगर भारत के दुश्मन एक्टिव है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में अब 2 पार्टी सिस्टम चलेगा। एक मुसलमानों की पार्टी, जो कि आज का विपक्ष खुद को घोषित कर चुका है, और दूसरी इस देश के सनातनी हिंदुओं की पार्टी, जिसके पीछे उन्हें डट के रहना है। सकारात्मक यह है कि सनातनी, इस देश का बहुसंख्यक, अमन पसंद जो भी नागरिक है, वो 5 साल में एक बार एक त्योहार मनाता है। और एक चीज बताएं, सड़क पर चिल्लाने से बहुत बेहतर है कि 5 साल में पोलिंग बूथ पे जाके एक उंगली से इलाज कर दीजिए। दैट्स इट। ये काम लगातार होते रहना चाहिए। और हम लोग वहीं पे कहीं पे चूक गए हैं अवनीश जी, जो हम लोग निकले नहीं है बाहर, बहुत सारे लोग निकले नहीं है जिन्होंने अपना वो मतदान का जो एक राइट होता है, आपको जो फेस्टिवल होता है, आप दिवाली मनाते हैं, आप सारी छठ पूजा मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उस समय आपको ना गर्मी लगती है, ना आपको ठंड लगती है। होली भी आप आती है, होली भी गर्मी में आती है, मगर फिर भी उस दिन निकलने से वो लोग नहीं आए थे, मतलब बाज आ गए थे कि हम नहीं जाएंगे, हम हॉलीडे मनाएंगे। अवनीश जी, मैं एक चीज अखिलेश यादव के बारे में ही जानना चाहूंगी कि यूपी से निकल करके इस समय वो अपनी राजनीति की रोटी जो है वो चले गए हैं पकाने के लिए महाराष्ट्र के चूल्हे पर। तो आपको लगता है कि वहां पे उनका कोई फ्यूचर है या कुछ दिखता है आपको, या वहां पर भी जाके बस वो हिंदू मुसलमान करना और योगी का बुलडोजर की बात करेंगे और उनको कुछ सक्सेस मिलेगी? नहीं, देखिए, उनकी राजनीतिक शैली जो है वो तो वही करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि वहां से उनको कुछ हासिल होगा। 2019 का जो विधानसभा चुनाव था महाराष्ट्र का, उसमें अखिलेश यादव की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और अगर डेटास की बात करूं तो 2 विधायक उनके वहां पर जीत के असेंबली में गए थे। इसलिए अखिलेश यादव के पास लड़ने को है। अब रही बात कि महाराष्ट्र में इतना अग्रेसिवली क्यों अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, समय से पहले पहुंच गए हैं, और आज जब आप बात कर रहे हैं तब लगभग नहीं, कंफर्म है, 5 उम्मीदवारों की उन्होंने, प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। बिना इंडी अलायंस की बैठक और महागाड़ी के बैठक के उन्होंने ये काम कर दिया है, एग्रेसिवली किया है। मैंने अभी आपसे कहा ना, इस देश में 2 पार्टी सिस्टम चलेगा। अखिलेश यादव दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ही सही, लेकिन 37 सांसदों के साथ इस देश की 18वीं लोकसभा के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो कैसे आया है, कैसे नहीं आया है, वो उड़ते में बटेर मार लिया है या क्या हुआ है, ये अलग विषय है, ये एक दूसरी धारा है। लेकिन अखिलेश यादव, जो 2 पार्टी सिस्टम मैंने अभी आपसे कहा, ये पूरी कवायद मुसलमानों के वोटों पर, वो जो नागिन होती है ना, उसके ऊपर बीन बजाना, उसमें कौन फर्स्ट आ जाए। ये राहुल गांधी और नए नए मौलाना बने उद्धव ठाकरे और शरद यादव जैसे लोगों, शरद पवार जैसे लोगों के आपसी लड़ाई है। कुल मिला के मुसलमान वोटरों को कौन कितना खींच ले। और आप जैसे ही समाजवादी पार्टी की बात करेंगी, अखिलेश की राजनीति की बात करेंगी महाराष्ट्र के संदर्भ में, तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उनका महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट कौन है? अबू आजमी है। ये वही अबू आजमी जिसने अभी उनकी रैली में क्या कहा कि अभी हम 2 हैं, थोड़े से और बढ़ जाने दो। और अखिलेश यादव छाता लगा के उसी मंच पर खड़े थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि विपक्ष डिसाइड कर चुका है कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, अब पक्ष को डिसाइड करना है। तो ये दरअसल इंडी अलायंस के बीच में भाईजानों के वोटों की खींचतान है, यानी ये लड़ाई इंडी अलायंस के अंदर है। इसका इंडी अलायंस पर कुछ अच्छा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, महाविकास आघाड़ी के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा या अच्छा बुरा जो भी असर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। ये दूसरे वाले घर में लड़ाई हो रही है जो सामने है, जो कि अभी आपस में लड़ रहा है, उसके बाद इधर आएगा। ये केवल मुसलमान वोटों पर बीन बजाने की कवायद है, लुभाने की कवायद है, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो।
अवनीश, एक चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। पड़ोस में बांग्लादेश में जो हालत इस समय हिंदुओं की हो गई है, पाकिस्तान में जो हालत हो गई है हिंदुओं की, वो सारी हालत की गई है मुसलमानों के द्वारा। ये चीज देख करके क्या अखिलेश यादव को या इंडी अलायंस के जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक झंडा ले लिया कि हम मुसलमान ही हैं, है ही है, मुसलमान बन ही गए हैं ये लोग, मुसलमानों को फेवर करते करते, क्या इनको कभी अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इनको डर नहीं लगता है? कितने लोग हिंदुस्तान से भाग करके बाहर जाएंगे? मैं नेताओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि जितना सेफ हमारा हिंदुस्तान है उससे ज्यादा सेफ इस समय कोई भी कंट्री नहीं है। फिर भी ये लोग उसी उसमें चलते चले जा रहे हैं मुसलमानों के लिए, और देश बर्बाद होता चला जा रहा है। मुझे चीज बहुत ना कभी कभी परेशान करती है। कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। आपने जहां इतनी नकारात्मक स्थिति की बात की कि देश धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है, तो वहीं पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ना एक सकारात्मक पक्ष यह है कि 2014 से एक इलाज भी हो रहा है, और यह सच्चाई है कि 2014 से जो इलाज हो रहा है वो भारी पड़ रहा है नकारात्मकता पर। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार सरकार में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। असम जो बेहद डिस्टर्बिंग राज्य था, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि असम में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें रिपीट होंगी? और असम कितना महत्व रखता है पूरे समूचे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति के लिए और उसके राजनीतिक और सामाजिक जो ताना बाना है उसके लिए। यही कारण है कि आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक आपको सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मक शक्तियां हार रही है, ये सच है। लेकिन बांग्लादेश का आपने जब विशेष रूप से जिक्र किया, देखिए साहब, बांग्लादेश में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ वो तो दुखद है, लेकिन उसी के साथ अति उत्साही जो हमारा जो राष्ट्रवादी वर्ग है या जो हमारा एक दक्षिण खेमा है, उसे कई बार ग्राउंड रियलिटीज और जो एक संवैधानिक बाध्यता है, भारत सरकार उसमें सधे हुए तरीके से ही काम कर सकती है। और यहां पर एक चीज मैं आपसे कहूंगा, बीते 15 अगस्त को आप नंदिता दी खोज लीजिए और दर्शक भी खोज लें कि भारत के इतिहास में क्या किसी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के लाल किले की प्राचीर के अपने भाषण में कभी हिंदू शब्द का उच्चारण किया है? चिंता तो छोड़ दीजिए। यह काम इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के संदर्भ में की है। तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, हमें एक समाज के रूप में जिंदा होना होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं ने ये आस दिखाई, उनकी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद के लिए खड़े होने की एक आस दिखाई है, इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। इसलिए मैं मानता हूं एवल डेविल फैक्टर हमेशा रहेगा, लेकिन भारत का वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सत्य यह है कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो लगातार हार रही है। और इसीलिए मैंने अपनी पिछली बात में कहा था, इस उंगली को 5 साल में एक बार तकलीफ जरूर दें, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने अपनाया है उसमें जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो मात्र इतना कर सकते हैं कि 5 साल में एक बार सही जगह सही निशान के सामने ईवीएम की उंगली दबा दे। 5 साल इलाज हो रहा है, ये तो वैसे ही नाच के मर जाएंगे, मैं कह रहा हूं। मैं कम्युनिस्टों, जो इनके इकोसिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है, अपनी अंतिम बात कहूंगा। कम्युनिस्टों के बारे में मैं एक बात कहता हूं नंदिता जी, मैं कहता हूं काम भर का एक्टिव कम्युनिस्ट अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए, उसके एक हाथ से सांध्य पेय जो उसका होता है उसकी ग्लास आप छीन लीजिए, दर्शक समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और दूसरे हाथ से उसकी जो एनजीओ फंडिंग की फाइल है वो छीन लीजिए। जैसे ही आप एक कामरेड के दोनों हाथों से ये दोनों सामान छीनेंगे, एक्टिव कामरेड 2 मिनट के अंदर आपके सामने जमीन पर गिरेगा, बेहोश होगा और दम तोड़ देगा। क्योंकि ये परजीवी हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम परजीवी है। इन्हें लगातार सत्ता से बाहर करके रख दीजिए, इनके नाम पर कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। इस देश के खिलाफ साजिशें रचना तो छोड़ दीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, इस उंगली की ताकत को पहचानिए। आपको गदा, तलवार, त्रिशूल
लेके सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन का संस्कार ये नहीं है। इसलिए सनातन की कमजोरी नहीं है ये, उसका संस्कार नहीं है। एक उंगली से जब काम बन जाना है तो फिर काहे को? इसकी निरंतरता होनी चाहिए, और ये सॉल्यूशन एकमात्र आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है, उसमें एकमात्र और सबसे बलिष्ठ जो सॉल्यूशन है, दैट इज, जो हम लोग देशज में कहते हैं ना, उंगली करते रहिए 5 साल में। एक्चुअली सही बात है। मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि अभी अवनीश जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जैसे एक हांडी में चावल होता है और एक चावल को निकाल करके आप बाकी सारे चावलों के कंडीशन को आप पता कर सकते हैं। तो मेरे जैसे, अवनीश जैसे जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चावल की हांडी है में वो चावल हैं जो पक चुके हैं, और हम चाहते हैं कि सब लोग उसी तरीके से साथ आइए, इकट्ठे रहिए। जाति में बट करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, और डिवाइडर पे मत खड़े हो। यू हैव टू बी आइदर दिस वे और दैट। ये बीच में रह करके मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, इस चीज से बाहर निकल करके, जैसे अभी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अपनी उंगली का इस्तेमाल करिए और उंगली करते रहिए, और वो हर 5 साल में एक बार निकल करके जरूर करिए। और थैंक यू सो मच अवनीश जी, आपने बहुत अच्छी बातें आज मुझे बताई हैं और मेरे दर्शकों को बताई हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आज जो बातें बताई हैं बहराइच का जो कोर है, जिसके बारे में लोग डेमोग्राफी नहीं जानते हैं, या ऑफिशियली जो एक डेटा आया हुआ है कि 50% पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, मगर अनऑफिशियली बहुत कुछ हो चुका है वहां पे। उसके बारे में जानने के लिए पूरा का पूरा मेरा वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग से। अभी तो हम एंड पे आ गए, स्टार्टिंग से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको आप जरूर देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। धन्यवाद। मेरा भारत जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।